वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी इन ज्योग्राफी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए आज हम 50 क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध निक्षेप कार्य के परिणाम है। जो प्राकृतिक तटबंध है ये नदियों के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये जो ताप्ती नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है, एजी टांसले इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया, भारतवर्ष, ब्राजील और चाइना। लौह अयस्क में बृहत्तम देश देखें तो इसमें चाइना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉस्फोरस जलमंडल किसके बीच अवस्थित है, किन दो महाद्वीप के बीच अवस्थित है। तो ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। बॉस्फोरस जलमंडल स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे कौन सा इसमें पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो रंगून है वो म्यांमार में है, एकदम सही बात है। जो डबलिन राजधानी है वो आयरलैंड की राजधानी डबलिन। जो ओटावा राजधानी है वो कनाडा का ओटावा राजधानी है। लेकिन जो खार्तूम है ये इथोपिया की राजधानी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसमें लौह अयस्क उद्योगों वस्तु बाजार पर आधारित है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जापान इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लौह अयस्कों का जो खनन क्षेत्र है वो नहीं है। वो दूसरे देशों से लौह अयस्कों का आयात करती है और उसके द्वारा अब तैयार माल अपने देशों में यूज करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नियोजन प्रदेश की विशेषता कार्यात्मक एकता जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं। प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी होते हैं, जिसमें पादप को रखा जाता है, क्योंकि पादप वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ये प्राथमिक उत्पादक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। +5 समिट के नाम से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उसको हम +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डीएसएसबी पीजीटी ज्योग्राफी 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है। तो भारत इसका राइट आंसर होने वाला है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये भी केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का जो जैविक संकेतक है वो जीव सीमित पराग ये भी है, ड्यूरी क्रस्ट ये भी है, वृक्ष वलय वृद्धि ये भी है, ऑक्सीजन आइसोटोप्स ये नहीं है। तो यहाँ पे जैव संकेतक ये नहीं है जलवायु परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग किसे कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखे जाएं तो ये क्षेत्र परिवर्तन का सबसे बड़ा उद्योग मोटर गाड़ी उद्योग को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। मोटर गाड़ी उद्योग जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनसे कौन सा
कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? ओजोन क्षरण से संबंधित जो सल्फेट परिकल्पना है वो ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ए हेटनर, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। उन्होंने भूगोल को क्षेत्र का वर्णन करने वाला विज्ञान के रूप में देखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ये केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्वक स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये भी हेटनर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। पृथ्वी तल को विभिन्नतापूर्ण स्वरूपों में यथार्थ क्रमबद्ध और तर्क संगत वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में से किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधाराओं को सर्वप्रथम स्वीकार किया है? संभववादी विचारधारा में ये कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति को अपने वश में कर लेता है और मनुष्य ही इसमें सर्वोच्च सर्वोत्तम माना गया है। तो जो इसका मतलब इसके इसके जो समर्थक हैं वो ब्लास हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से कुछ विचारधारा है और वो किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है इसको हमें देखना है। तो ये मिलान करना है। तो जीन ब्रोन्स है, जीन ब्रोन्स ये संभववाद से संबंधित है। और जो टेलर है, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे तो टेलर जो है वो नवनियतिवाद न्यू डिटर्मिनिज्म से संबंधित है। तो सी हमारा 2 के साथ जाने वाला है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है ये है नियतिवाद से संबंधित है, डिटर्मिनिज्म से। और जो स्पेट है वो संभाव्यवाद से हो जाएगा। ठीक है, संभाव्यवाद से टेलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ए जो है सी के साथ जाएगा। जीन ब्रोन्स संभववाद के, जो स्पेट्स है वो संभाव्यवाद, जो टेलर है वो नवनियतिवाद न्यू डिटर्मिनिज्म, और जो फ्रेडरिक रेटजेल है वो है नियतिवाद डिटर्मिनिज्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मात्रात्मक क्रांति को किसने सिविल वार कहा है? तो मात्रात्मक क्रांति को सिविल वार ब्रायन वेरी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल एक है, भूगोल है एक क्या है? एक क्रमबद्ध विज्ञान है। भूगोल क्या है? एक क्रमबद्ध विज्ञान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रदेश की संकल्पना को स्थल, लोक और कार्य के त्रिकुट रूप में परिचारित किया और लोकप्रिय बनाया है? तो ये पैट्रिक गिडीज जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। पैट्रिक गिडीज ने क्या किया है कि इसको स्थल, लोक और कार्य में त्रिकुट रूप से प्रचारित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि विकास को आम जन की वास्तविक स्वतंत्रता में विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया है? जो विकास है वो आम जन तक वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार, ये अमर्त्य सेन ने कहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या है? तो भूगोल का 20वीं शताब्दी में मानव और वातावरण के बीच अंतर संबंध, इसका राइट आंसर होने वाला है मानव और वातावरण के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है वो रेटजेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो कॉस्मोस है ये हमबोल्ट के द्वारा लिखी गई है। जो जोग्राफिया जनरल्स है वो हेरोडोटस के द्वारा नहीं लिखी गई है। जोग्राफिया जो जनरल्स है ये वारेनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही नहीं है। जो जोग्राफिया जनरल्स है वो वारेनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जो ऑप्शन नंबर डी है अर्धपुंडे, ये रिटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत आंसर है। यहाँ पे पूछा ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे पूछा गया है भू आकृतिक चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे देखेंगे भू आकृति जो चक्र है इसकी संकल्पना जो डेविस महोदय हैं उन्होंने सबसे पहले भू आकृतिक चक्र की परिकल्पना दी। ज्योग्राफिकल साइकिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी चट्टान उच्च दाब और तापमान के कारण उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जो है अवसादीय एवं आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित चट्टान, इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निस्मर्त ब्राह्म स्थलाकृतियां हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो क्रेटर और कोल्डेरा होता है ये इसके ज्वालामुखी का बाहरी जो स्थलाकृति है वो उसका निर्माण करती है, उसका नाम है क्रेटर और कोल्डेरा, इसका राइट आंसर होने वाला है। क्रेटर क्या होता है कि जैसे ज्वालामुखी जो मुख होता है उसमें जो गड्ढा बन जाता है उसे क्रेटर कहते हैं। जब वो गड्ढा धंस जाता है और बड़ा गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को क्या कहा जाता है। तो भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को हम कहते हैं भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप जनित सागरीय लहरों को जाना जाता है। भूकंप जनित सागरीय लहरों को ऑप्शन नंबर डी सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए टी इसका राइट आंसर होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भूमिगत जलों का अपरदनात्मक कार्य नहीं। तो जो जल गति क्रिया है ये भी है, गोलीकरण सब, लेकिन जो संघनन है ये भूमिगत जल का कारण नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्थलीय स्वरूप दिए गए हैं और कुछ एजेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इंसेल वर्ग है, इंसेल वर्ग का निर्माण जो वायु से होता है और इंसेल वर्ग की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इंसेल वर्ग की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। इंसेल वर्ग की आकृति ये इस प्रकार से टीला बन जाता है तो इंसेल वर्ग कहते हैं और ये वायु के द्वारा होता है। तो ड्रमलिन जो ड्रमलिन है वो हिमानी के द्वारा निर्मित होता है। ड्रमलिन में होता है कि चारों बगल से आइस है और बीच में क्या होता है टीला बन जाता है। ये ड्रमलिन जो है वो हिमानी के द्वारा बनता है। स्प्लिट क्या है, तो स्प्लिट क्या है, ये समुद्री लहर के द्वारा बनता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये तट है, ठीक है, और इस तट से ऐसे निकल जाता है रोधक समुद्र की तरफ, इसको बोलते हैं स्पिरिट बोलते हैं। और जो स्टेगलेक्टाइट है, स्टेगलेक्टाइट क्या होता है, ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। तो स्टेगलेक्टाइट क्या होता है कि जो ऊपर से पर्दा की तरह ऐसे लटक जाता है और इससे पानी नीचे टपकता रहता है, तो इसको बोलते हैं स्टेगलेक्टाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों सियाल, सीमा और निफे के बारे में पहचान की। सुयश महोदय है जिन्होंने तत्व के आधार पर पृथ्वी की सीमाओं का वर्गीकरण किया है। सियाल, सीमा, निफे। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे का निकेल और फेरम। तो ये तात्विक आधार पे पृथ्वी के सीमाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर जो सुयश महोदय है इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थल रूप संरचना और प्रक्रम ये त्रिकुट नियम है डेविस के अपवर्तन चक्र की। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जलवायु मुखियों में कौन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। तो ये स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान पारगम्य है। तो पारगम्य कौन सा, चूना पत्थर इसका राइट आंसर होने वाला है। ये पारगम्य चट्टान चूना पत्थर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम पाया जाता है ये पर्वतयार चट्टानों में पाया जाता है।
पेट्रोलियम। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ठंडी धारा नहीं है ये अंगुलुहास धारा, ये ठंडी धारा नहीं है। अंगुलुहास धारा क्या है? हिंद महासागर में चलती है, ठीक है, हिंद महासागर में चलती है अंगुलुहास धारा। और जो बेंगोला है ये भी ठंडी धारा है। हम्बोल्ट धारा ये पेरू के तट पे चलती है, ठंडी धारा है। कन्नारी धारा ये यूरोपियन एवं अफ्रीकन तट पे है, जो पश्चिमी तट है उस पे चलती है, ये भी ठंडी धारा है। तो इसका राइट आंसर अंगुलुहास धारा, जो कि एक ठंडी धारा नहीं, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक आकृति क्या कहा जाता है? उल्टी नाव की तरह होती है, तो ये नाव तो ऐसे होता है, ठीक है, तो इसको उल्टा देंगे तो ये एक मतलब टीले टाइप को बन जाएगा, जिसको उल्टी नाव की आकृति में देखा जाता है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है ड्रमलिन, इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलियम हेबल ने का प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये महासागरीय ज्वार उत्पन्न होता है, हेबल प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर से संबंधित नहीं? तो यहाँ से जो है क्लेरियन भ्रंश क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो ए है क्लेरियन भ्रंश क्षेत्र, इसका राइट आंसर क्लेरियन भ्रंश क्षेत्र क्या है? ये हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि यहाँ पे कुछ जलधारा दिया गया है और उसके किस क्षेत्र में वो प्रवाहित होती है तो दिया गया है। तो अंगुलुहास क्या है? ये हिंद महासागर में। और जो बेंगोला धारा है वो बेंगोला धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। और क्यूरोसिवो है, क्यूरोसिवो क्या है? ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है क्यूरोसिवो, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, जो सी का 4 के साथ जाएगा। कन्नारी जो धारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में कन्नारी धारा, इसका राइट आंसर ये होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? तो जो मौसम परिवर्तन होता है वो हम जानते ही हैं कि क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया है हरमट्टन पवन, ये लोकल विंड है हरमट्टन, जो कि मध्य अफ्रीका में चलती है, मध्य अफ्रीका इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली जो गर्म हवा है शुष्क और धूल पवन क्या बोला जाता है? ये खमसीर बोला जाता है, खमसीर बोला जाता है। इसको मिस्र में मिस्र और ये सहारा रेगिस्तान से होकर चलती है, इसलिए इसको ये गर्म हवा होती है और इसको मिस्र में खमसीर के नाम से जाना जाता है। और जो खमसीर है वो उत्तरी अफ्रीका का है, ठीक है, इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है अफ्रीकी देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन अल्पाइन घाटी से प्रवाहित होती है? तो अल्पाइन घाटी से यहाँ पर कौन, इसका राइट आंसर कौन? ये है एक गर्म पवन है, वार्म एयर है, ठीक, तो बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 मई 2008 का जो चक्रवात आया था जिसमें इरावदी को तहत नहस कर दिया गया था, उसका नाम क्या है? तो 2008 में जो आया था उसका नाम हुद था, जो कि विशाखापट्टनम के तट आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है अगला कि ध्रुवीय सीमांग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये 2 नॉर्वेजियन मौसमविदों ने किया है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।